हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो इस वीडियो में हम जेआरएफ से रिलेटेड बातचीत करने वाले हैं। जेआरएफ होता क्या है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से आपको मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे, कई बार आप लोगों को डाउट्स होते हैं कि नेट करें या बीएड कर लें, या जेआरएफ बेटर है या पीएचडी करें या जॉब करें, कौन सी चीज़ बेटर है। सो वो सारे के सारे जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे इसमें कवर होने वाले हैं। ओके, सो बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं, जेआरएफ होता क्या है। तो सबसे पहले आप मास्टर्स करते हो जी, मास्टर्स मतलब एमएससी या एमए कर रहे हो आप किसी भी सब्जेक्ट में। सो मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ आर्ट्स आपका हो जाएगा। मेन पॉइंट ये है कि आप मास्टर डिग्री कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में। उस मास्टर डिग्री के बाद एक पेपर होता है जी यूजीसी नेट का, NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, जब ये टेस्ट आप देते हो तो इसके अंदर जो है वो कई चीजें हो जाती हैं। यानी जब ये टेस्ट आप दोगे तो जो टॉप वाले बच्चे हैं 1-2%, उनको जेआरएफ बोला जाता है, उनका जेआरएफ क्लियर होता है। यानी जूनियर रिसर्च फेलो बोल लो, और बाद में जब फेलोशिप मिलती है तो जेआरएफ मिल रहा है, दैट मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल रही है, ऐसा भी आप बोल देते हो। ठीक है, सो अब जो टॉप वाले बच्चे हैं उनका जेआरएफ क्लियर हो गया, उनको फेलोशिप मिलेगी। कई बच्चों को ऐसे लगता है अरे मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया, उनको ये भी नहीं पता होता कि जब आप पीएचडी में एनरोल होगे तब आपको वो जेआरएफ की अमाउंट मिलती है। ओके, सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जो टॉप वाले बच्चे हैं उनका जेआरएफ क्लियर होगा, उससे जिनके थोड़े से कम नंबर हैं, वो जो कुछ एक परसेंटेज बच्चे होंगे उनका नेट क्लियर है, यानी कि वो नेशनल लेवल पे जो एलिजिबिलिटी है उसको वो पार कर रहे हैं, उन्होंने वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास कर लिया है। ओके, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्योंकि आपने मास्टर डिग्री तो कर ली है, मान लो किसी ने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में या साइंस में, कोई भी दो एग्जाम्पल लेके चलो, एक साइंस का एक ह्यूमैनिटीज का। तो उसमें क्या होगा, जो नेट का पेपर है वो दो में होता है, यानी साइंसेस के लिए CSIR कंडक्ट करवाता है, और जो बाकी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है उनके लिए यूजीसी कंडक्ट करवाता है। ओके, बट उन दोनों में ही क्राइटेरिया सेम है, जेआरएफ और नेट वाला। अभी एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, पीएचडी ओनली वाली, कि कई बार नेट का जो पेपर दिया है आपने, उसी में आपके स्कोर के बेसिस पे कि भाई आपका नेट क्लियर नहीं हुआ है, आप टॉप में भी नहीं हो, आपका जेआरएफ भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपका पीएचडी ओनली क्लियर हो गया है। पीएचडी ओनली मतलब पेपर एक ही हो रहा है, उस एक पेपर में आप ऐसी रैंकिंग से लगा लो, टॉप वाले बच्चे जेआरएफ बोले जा रहे हैं, उससे नीचे वाले नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, ऐसा बोल देते हैं, और उससे नीचे वाले जो हैं वो पीएचडी ओनली के लिए, यानी उनका नेट क्लियर नहीं है, उनका जेआरएफ भी क्लियर नहीं है ऑब्वियसली, सो पीएचडी के लिए वो एलिजिबल है कि पीएचडी में वो एडमिशन ले सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतनी सिचुएशन समझ आ गई होगी। सीएसआईआर और यूजीसी में एक मेजर डिफरेंस है, सीएसआईआर में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है और यूजीसी में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती है। सीएसआईआर में मेजरली आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, 30 नंबर का आपका जो है 30 क्वेश्चंस हैं आई थिंक, तो वो जो है आपके जनरल रीजनिंग वगैरह के पूछे जाते हैं। लेकिन आपका जो यूजीसी नेट है, यूजीसी जो कंडक्ट करवाता है, जो मेजरली ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट हैं, उसमें आपके प्रॉपर दो पेपर में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसके बेसिस पे फिर आप जो है तैयारी करते हो प्रॉपर, और उसके बाद आप ये पेपर देने जाते हो। ओके, अब जेआरएफ में एक और ट्रिकी चीज होती है कि एज लिमिट, जैसे नेट की कोई एज लिमिट नहीं है, आपकी एज 40 है 50 है, कितनी भी आप नेट का पेपर दे सकते हो, और अगर नेट क्लियर होता है तो वो एलिजिबल माने जाओगे। वो किस चीज के लिए एलिजिबल हो कि फर्दर अगर आपके पूरे देश में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकलती है तो आप उसको फिल कर सकते हो सिर्फ, यानी आप फिल करने के लिए एलिजिबल हुए हो। ओके, अब वो वैकेंसी में जो आपने पेपर दिया है चीजें होंगी, वो एक बिल्कुल अलग मैटर हो गया आपकी नौकरी के लिए। ओके, लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है जी, मेजर जो पूरी ब्रॉड एज लिमिट है वो 30 है। 30 मतलब जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए, स्पेसिफिकली मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि फीमेल वाली जो है, फीमेल चाहे आप जनरल की हो या किसी कैटेगरी की, +5 ईयर्स की रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है, यानी जेआरएफ फीमेल का 35 तक वैलिड रहेगा, राइट। उसके बाद आपकी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है या कैटेगरी वाइज जो है, वो ये एज वेरी कर जाती है 30, बट मेजरली 30 रहती है। ओके, सो वो जेआरएफ आपको कब कब मिलता है, जब आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हो, इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो जेआरएफ अवार्ड लेटर आपको मिलता है। ओके, अब ये जेआरएफ वर्दी है कि नहीं है, कि आपको ये जेआरएफ लेते हुए पीएचडी करनी चाहिए या अपना कुछ और काम कर सकते हो, राइट। सो वो चीज हम देखते हैं। जेआरएफ में आप पहले 2 साल जो है वो जेआरएफ कहलाते हो, यानी जूनियर रिसर्च फेलो कहलाते हो, और आपकी अमाउंट जो है वो क्या होती है 37,000, ये बेसिक है। ओके,
अब इसमें हाउस रेंट अलाउंस करके भी होता है, जो पहले जो है वो इसका 8% होता था, लेकिन अब जो है वो 10% हो गया है, ठीक है। सो आप इसको ओवरऑल 37 प्लस और कर लो इसके अंदर 3700। सो ओवरऑल आप बेसिकली मान सकते हो 40,000, ठीक है। वो आपकी जेआरएफ की अमाउंट है पहले 2 साल के लिए। देन आप जो है रिसर्च में सीनियर बन जाते हो, एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप अब आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप जब जेआरएफ मतलब बने हो, पीएचडी में एनरोल किया है, कोर्स वर्क होगा, वो पूरा प्रोसीजर है, उसमें ही आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि भाई आप 2 साल से काम कर रहे हो, चीजें ये आपने की हैं वगैरह वगैरह। वो रिपोर्ट आपने सबमिट की, आपको एक कमेटी के सामने वो चीजें प्रेजेंट करनी होती है। वो कमेटी बोलेगी कि ठीक चल रहा है इसका काम, इसको एसआरएफ में प्रमोट कर दो, ठीक है। फिर एसआरएफ में आपकी फेलोशिप जो है वो हो जाती है जी 42,000 अगले 3 साल के लिए। यानी जेआरएफ की अमाउंट आपको, ये जो जेआरएफ एसआरएफ वाली जो फेलोशिप की अमाउंट है वो आपको 5 साल ही मिलेगी। ओके, सो 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पीएचडी कर लो, बेहतर है। अगर नहीं भी पूरी होती है तो आपकी फीस तो ऑब्वियसली हर साल की लगती है, तो आपकी 6ठे साल की फीस भी लगेगी और उसके साथ साथ आपकी फेलोशिप भी बंद हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो ये सिनेरियो है कि आपको 5 साल तक तो श्योरिटी आप बोल सकते हो कि अगर आप जेआरएफ लेके पीएचडी करते हो तो आपको 5 साल तक फाइनेंसिस की ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपके काम के दौरान या आपकी छोटी मोटी चीजों के लिए। अब कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि भाई हम जेआरएफ कर लें या जॉब करें, ठीक है, कि मुझे पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों पीएचडी करूं, इससे बेटर तो नौकरी है, ठीक है। लेकिन अगर ये नौकरी गवर्नमेंट जॉब है, कहीं पर भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी फील्ड में अगर ये गवर्नमेंट जॉब है, देन तो ऑब्वियसली आप इसी को प्रेफर करते हो, क्योंकि फिर आपको जेआरएफ का लालच नहीं है, आपको सरकारी नौकरी भी मिल गई है और अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप पार्ट टाइम में साथ साथ कर लोगे। ओके, लेकिन अगर ये जॉब आपकी प्राइवेट जॉब है या फिर आपकी स्पेसिफिकली गेस्ट लेक्चर या एक्सटेंशन लेक्चर्स जो होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, वो अगर है, वहां पे थोड़ी सी डाउट आ जाती है, बिकॉज आप मास्टर्स के बाद की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली पीएचडी तो आपने की नहीं है जब आप जेआरएफ से कंपेयर कर रहे हो जॉब को। सो ये प्राइवेट जॉब में आपकी जो अमाउंट है ना, जो आपकी सैलरी है वो बहुत कम होती है। ओके, अगर आपको इससे ज्यादा सैलरी मिल रही है देन तो वेल एंड गुड, आप ट्राई कर सकते हो जॉब का भी। लेकिन मतलब मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इससे ज्यादा नहीं मिलती है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बल्कि जेआरएफ और एसआरएफ वाला तो आपको 10-12 हजार 15 हजार मैक्सिमम 20 हजार दे देंगे वो आपकी नौकरी के लिए। ओके, सो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस दौरान आपकी पीएचडी भी हो रही है, यानी हाईएस्ट डिग्री भी आप कर रहे हो। उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज वगैरह में आप जब अप्लाई करते हो तो उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल ही रहता है कि आपने पीएचडी कर ली है, ठीक है। सो अगर जेआरएफ और जॉब की बात करें तो जॉब में अगर प्राइवेट जॉब है सो बेटर है कि आप जेआरएफ के साथ जाएं और अपनी पीएचडी पूरी करें। ओके, किसी भी टीचर का भी यही सजेशन होता है मेजरली, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के टीचर से भी जाके पूछोगे सो उनका भी यही होता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, अपना ये पीएचडी करो और अपने आप को मतलब एलिजिबल भी बनाओ। एलिजिबल किस चीज के लिए, जब आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो सो पीएचडी की वैल्यू काफी हो जाती है, 30 मार्क्स लगते हैं उसके, राइट। सो ये हो गया आपका कंफ्यूजन क्लियर यहाँ पे जॉब के एस्पेक्ट में। कई बच्चों को ये होता है कि मास्टर्स तो कर लिया, अब मास्टर्स के बाद हम नेट के लिए तैयारी करें या बीएड कर लें। ओके, क्योंकि बीएड आपको स्कूल लेवल के लिए एलिजिबल बना रही है और स्कूल लेवल पे तो फिर भी काफी सारी वैकेंसीज निकल जाती हैं, राइट। सो अगर आप श्योर हो, कुछ बच्चे श्योर होते हैं, जैसे मैं हमेशा से श्योर हुआ करती थी कि मुझे स्कूल लेवल वाले पे नहीं जाना है टीचिंग में, मुझे कॉलेज में जाना है टीचिंग के लिए, या मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, राइट। सो कुछ एक लोग बहुत श्योर होते हैं, लेकिन कुछ एक श्योरिटी किसी किसी को नहीं होती। उनको ये होता है भाई नौकरी चाहिए, चाहे स्कूल में मिल जाए चाहे कॉलेज में मिल जाए, मुझे नौकरी चाहिए। सो अगर वो नौकरी वाला एस्पेक्ट है आपका, तब आप डेफिनेटली बीएड करो, ठीक है, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ रही है और स्कूल लेवल पे कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी रिक्रूटमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, चाहे वो ईएमआरएस के हो, केवीएस, एनवी, तो बहुत सारे स्टेट लेवल पे भी कई बार हमें देखने को मिलते हैं। रही बात नेट की, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप अभी मास्टर्स में हैं सो ड्यूरिंग द मास्टर्स ही आप इसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जब आप क्लियर कर लेंगे ना, नेट आपका क्लियर हो गया तो अब आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलेंगी उनको फिल करने के लिए। ओके, सो वहां के लिए, क्योंकि पीएचडी तो आपको एक पॉइंट पे, अगर आपने टीचिंग फील्ड में जाने का सोचा है
स्पेशली कॉलेज लेवल पे या हायर एजुकेशन में, सो एक पॉइंट पे जाके आपको पीएचडी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो पॉइंट स्टार्टिंग वाला नहीं है अभी तक, ठीक है, कि आपको स्टार्टिंग पीएचडी अगर नहीं कर रखी तो आप जा ही नहीं सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले फील्ड में, ऐसा नहीं है। सो बेटर है कि आप अपना नेट जो है वो साथ साथ क्लियर कर लें। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो बीएड में आप एनरोल कर लीजिए और उसके साथ साथ अपने नेट की तैयारी कीजिए, क्योंकि बिल्कुल सेग्रीगेटेड नहीं है चीजें कि सारी चीजें अलग थलग चल रही है, नहीं, ये सारी चीजें साथ साथ ही चलेंगी। ओके, आपको बीएड भी करनी है और साथ ही साथ आपने नेट या तो आपने मास्टर्स में क्लियर कर लिया और नहीं हुआ है तो मेहनत करो, अपनी मास्टर डिग्री के बाद भी आप क्लियर कर लो। ओके, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये मेजर क्वेरीज मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं। सिचुएशन को देखते हुए अगर आप माने तो जेआरएफ हमेशा आपको थोड़ा सा पलड़ा जेआरएफ वाला भारी मिलेगा, क्योंकि अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो गया हो या आप चाह रहे हो पीएचडी करना, सो पीएचडी जेआरएफ के साथ करो तो ही बेटर है। वो पर्सनल लेवल पे आपको जो है वो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी सिक्योर करेगा और आपको बेटर भी फील करवाएगा कि आप हाईएस्ट डिग्री अपनी ले रहे हो अपने फील्ड में, उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल रही है, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। ओके, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बिना जेआरएफ के अगर आपका सिर्फ नेट क्लियर है तो आप पीएचडी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा फिर सीट्स पे कहाँ निकली हुई है, कहाँ क्या है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाएगा फिर। ठीक है जी, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो जेआरएफ वर्दी वाली वीडियो है ये बेनिफिशियल रही होगी। मैंने आपके बाकी जो छोटे मोटे और कमेंट आते रहते हैं इन चीजों से रिलेटेड वो भी क्लियर कर दिए हैं और मैंने ओवरऑल बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीजें क्लियरली बता दी हैं। ओके जी, सो आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब आप बोलोगे नेट का एग्जाम अभी तो हो चुका है जून में, तो अभी अगला एग्जाम, तो पेन नहीं चल रहा मेरा, अगला एग्जाम जो है वो दिसंबर में होगा जी। ठीक है, तो हर एक 6 महीने की साइकिल है, टेक्निकली हर एक 6 महीने में ये पेपर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी मास्टर्स में भी अब पहले तो ये होता था आप मास्टर डिग्री 2 साल की होती है तो आप 4 बार पेपर दे सकते हो क्योंकि हर 6 महीने में निकल रहा है, लेकिन अब ये हो गया है कि आप 3rd ईयर में जाके अगर क्लियर करते हो तो ही एलिजिबल माना जाएगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर इनमें भी पेपर दे सकते हो, लेकिन 3rd सेमेस्टर में जाके ही आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो काउंट की जाती है। ओके, सो जिन्होंने जो नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन है मेरा, वो मैंने चैनल पे करवा रखा है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है यूजीसी नेट का, सो आप वो तैयारी जो है वो चैनल से कर सकते हो, सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। ओके, प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है वो दिसंबर के लिए वो मैं जल्दी ही डालने की कोशिश करूंगी, बिकॉज अभी बच्चे भी थोड़ा सा रिलैक्स चल रहे हैं, अभी पेपर दिया ही था आप लोगों ने, जल्दी ही आपके आंसर की आ जाएगी, तो उस बेसिस पे फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। लेकिन जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि जो बच्चे दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रैटेजी लेके आई जाए। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट क्लास।